नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश। तो आज की खबरों पर गौर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी थी। तो इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे थे और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमें अपने वैज्ञानिकों के काम पर गर्व है। नए साल में भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो और हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट की ताकत कितनी बढ़े। तो पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपने नेविगेशन सिस्टम है और आज इसी और एक और कदम बढ़ा है। तो आधार पूनावाला ने बताया कि कंपनी कोवैक्सीन के करीब 30 से 40 करोड़ डोज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस में है, जिसकी शुरुआती 10 करोड़ डोज भारत सरकार के लिए रिजर्व है। तो बीते दिनों भारत सरकार की ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को अनुमति दे दी है और इस वैक्सीन के इस्तेमाल आपात स्थिति में कोरोना के मरीजों के लिए किया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि इस वैक्सीन को बाहरी देशों के बेचने पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट अपनी इस वैक्सीन का निर्यात किसी दूसरे देश या प्राइवेट बाजार में नहीं कर सकेगा। ये जानकारी आधार पूनावाला ने दी है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है। तो आधार पूनावाला ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया है, उसे अगले कुछ महीनों तक किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा जाएगा। रविवार के दिन इस वैक्सीन को डीसीजीआई द्वारा इस शर्त पर ही अनुमति दी गई है। तो एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा कि हम इस समय केवल और केवल भारत सरकार को ही अपनी वैक्सीन बेच सकते हैं। और आधार पूनावाला ने बताया कि कंपनी कोवैक्सीन के करीब 30 से 40 करोड़ डोज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में है, जिसकी शुरुआती 10 करोड़ डोज भारत सरकार के लिए रिजर्व है, जिसका स्पेशल प्राइस रखा गया है और भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत 200 रुपये है। तो इसके बाद इस वैक्सीन की कीमत और अधिक बढ़ जाएगी। प्राइवेट मार्केट में इसकी एक डोज की कीमत 1000 रुपया रहेगी। बस एक बार भारत सरकार से डील फाइनल हो जाए, इसके बाद प्रत्येक राज्य में वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी और इस साल के अंत तक सीरम इंस्टीट्यूट 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच डोज बनाकर तैयार कर लेगा। तो किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों का पत्र और एससी ने माना जनहित याचिका होगी सुनाई। तो केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर है। हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था और इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के कुछ छात्रों की ओर से भेजे गए पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई किसान आंदोलन को लेकर दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ भी हो जाएगी। तो छात्रों की ओर से भेजे गए इस पत्र में हरियाणा सरकार का किसानों के मानव अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा में किसानों पर स्थानीय प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर 5 जनवरी को सुनवाई होनी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल किया और केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किसानों की मांग का समर्थन किया है। सोमवार को ही हो रही किसान और सरकार के बीच की चर्चा से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। और अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस ले जाए। तो किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून के मसले पर अब तक 7 दौर की चर्चा हो चुकी है और सोमवार की बातचीत 8वें दौर की है। तो किसान लगातार अपनी मांगे पर अड़े हैं
और कृषि कानून वापस लेने को कह रहे हैं, जबकि सरकार किसानों को संशोधन का आश्वासन दे रही है। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले सोमवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर सरकार को घेरा था और राहुल गांधी ने लिखा था कि दिल्ली की सर्दी और बारिश के मौसम में किसान ठिठुर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए। तो झारखंड के नोटिदा बाजार पुलिस स्टेशन में इस शख्स के नाम बम धमाके करने और हथियार रखने और हत्या करने जैसे गंभीर मामलों में 6 केस दर्ज। और सूरत जिले के मांगरोल में स्थित टेक्सटाइल पार्क में एक फैक्ट्री है जहां पर आर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, पैराशूट आदि का कपड़ा बनता है। इसी फैक्ट्री में एक नक्सली पिछले 3 साल से पहचान छुपाकर काम कर रहा था और झारखंड के रहने वाले इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया ये शख्स कंपनी में बुलेट प्रूफ जैकेट के कपड़े की गुणवत्ता बनाने में रखने वाले ऑपरेटर के रूप में काम करता था और इस युवक की गिरफ्तारी के बाद अब देश की सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड के नोटिदा बाजार पुलिस स्टेशन में इस शख्स के नाम पर बम धमाका करने, हथियार रखने और हत्या करने जैसे गंभीर मामलों में 6 केस दर्ज है। तो इसका नाम गुड्डू सिंह है, जो साल 2013 में गुजरात आया था और झारखंड पुलिस इस युवक को कई सालों से ढूंढ रही थी। गुड्डू सिंह ने गुजरात के वापी में कुसुमनगर कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना शुरू किया था और इसके बाद इसने कपड़ों की गुणवत्ता की देखभाल करने के काम पर हाथ आजमाना शुरू किया था और फिर ये मांगरोल आ गया और डिफेंस के लिए कपड़े बनाने वाली कंपनी के साथ काम करने लगा। 36 साल बाद गुड्डू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कोसंबा के पुलिस स्टेशन के पास ही रहता है और अपनी पहचान छुपाने के लिए गुड्डू ने गुजरात का नकली आधार कार्ड भी बनवा लिया था, जिस पर अपना नाम परिमल प्रताप सिंह दर्ज करवाया था। तो इसी के आधार पर गुड्डू अलग अलग कंपनियों में काम भी करता था। तो आरोपी शाहरुख ने 5वीं बार दाखिल की जमानत अर्जी और दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। इस अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और ये 5वीं बार है जब दिल्ली के आरोपी शाहरुख पठान की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई है। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी और इस अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। ये 5वीं बार है जब दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई है। तो इससे पहले 4 बार निचली अदालत और हाई कोर्ट की उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। तो शाहरुख पठान द्वारा 5वीं बार कोर्ट में लगाई गई जमानत अर्जी पर अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। नवंबर में ही आखिरी बार दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान गन लहराने वाले आरोपी शाहरुख पठान को अंतरिम जमानत देने का इनकार किया था। तो पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों में पुलिसकर्मी पर बंदूक लहराते हुए शाहरुख पठान की एक विवादास्पद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। शाहरुख पठान ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास तैनात पुलिस अधिकारी HC दीपक दहिया पर फायरिंग करने का इशारा करते हुए एक पिस्टल पकड़कर पुलिसकर्मी की तरफ तान दिया था और बाद में शाहरुख पठान घटनास्थल से फरार हो गया था और बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया था। तो कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब केवल 200 दिन शेष रह गए हैं। सोमवार को ही जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि वह टोक्यो और पड़ोसी क्षेत्रों में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद आपातकाल की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। जापान ने कोविड-19 के लिए कभी लॉकडाउन नहीं किया और टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जापानी सरकार से विभिन्न विभागों के लिए ठोस फैसले करने का समय करीब आ गया है। तो अधिकारियों ने वादा किया था कि वे नए साल के शुरू में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले 15,000 खिलाड़ियों के जापान पहुंचने, खेल गांव तथा लाखों प्रशंसकों, मीडिया, जजों, अधिकारियों, प्रशंसकों और अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर ठोस योजना घोषित करेंगे। अब नया साल भी शुरू हो चुका है और सुगा ने फिर से ओलंपिक आयोजन का वादा करते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण होगा कि लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि टीके को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी ताकि टीकाकरण का काम मार्च के बजाय फरवरी से शुरू हो सके। और जापान में कोविड-19 के कारण 3400 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी चिंता का विषय है। तो पिछले महीने राष्ट्रीय प्रचारक NHK ने एक सर्वे कराया था जिसमें 63% लोगों ने ओलंपिक को स्थगित या रद्द करने के पक्ष में राय दी थी। टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक बजट पिछले महीने $15.4 अरब आंका गया था और इसमें आयोजन में देरी के कारण $2.8 अरब की बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि पिछले साल सरकारी लेखा जोखा में अनुमान लगाया गया था कि ओलंपिक खेलों का बजट लगभग 25 अरब डॉलर तक जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़े इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Australian Premium Solar. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे की खबरों पर गौर करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस मामले में सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में पेश हुई। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रिटायर रमेश उपाध्याय सहित 4 अन्य आरोपी भी अदालत के समक्ष पेश हुए थे। हालांकि 2 अन्य आरोपी अजय रहीकर और सुधाकर धार द्विवेदी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इस मामले में कुल 7 आरोपी है और विशेष NIA कोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों जनवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। इससे पहले की सुनवाई में साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट को बताया था कि वो 17 दिसंबर तक राजनीतिक बैठकों में व्यस्त है। इसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करना पड़ा था, तो इस वजह से वह कोर्ट नहीं पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आज हाजिर होने का आखिरी मौका दिया था। कोर्ट पहुंचने से पहले बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया, जय श्री राम, और आज 2008 मालेगांव विस्फोट प्रकरण में कोर्ट पेशी पर पहुंचने के लिए रवाना हुई। विशेष NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की है, क्योंकि सोमवार को गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करना था और लेकिन जिरह करने वाले वकील किसी निजी कारण से अनुपस्थित थे। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में इस साल महाकुंभ का आयोजन होना है और कोरोना के साल में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पुलिस महकमा भी सुरक्षा इंतजाम को चुस्त दुरुस्त बनाने में जुट गया है। तो उत्तराखंड पुलिस भी जब एक्शन मोड में आ गई है और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सोमवार को महात्माओं के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और पार्किंग से लेकर भीड़ प्रबंधक तक इंतजाम को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद DGP ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर आतंकवाद निरोधी दस्ते की मॉक ड्रिल और कुंभ क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि यातायात सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में भगदड़ ना हो और यह सुनिश्चित करने की निर्देशक दिए गए हैं। DGP ने कुंभ क्षेत्र में कार्यरत और रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन पर विशेष जोर देने, होटल और धर्मशालाओं में नियमित चेकिंग के निर्देश दिए। तो DGP ने यह भी निर्देश दिए कि कुंभ क्षेत्र में CCTV की मैपिंग कर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित कर राष्ट्र विरोधी तत्व, इनामी अपराधियों की जानकारी जुटाने के लिए टीम भेजी जाए। कुंभ क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने और भीड़ वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते नियमित रूप से सघन चेकिंग करें। DGP ने इसके लिए भी महात्माओं को निर्देश दिए और गौरतलब है कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को है और कोरोना वायरस के कारण कुंभ के आयोजन पर संदेह के बादल छाए हुए हैं।
तो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान जोरों पर है और दोनों के बीच झड़प के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ताज़ा मामला कोलकाता से आया है, जहां बीजेपी के रोड शो के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की गाड़ी पर जूता फेंका गया है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई है और दिलीप घोष ने कहा था कि बीजेपी के नए कोलकाता क्षेत्र के पर्यवेक्षक और पूर्व शहर महापौर सोवन चैटर्जी सोमवार को महानगर में एक रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शांतिपूर्ण रैली किडरपोर से मध्य कोलकाता में भाजपा के राज्य मुख्यालय तक निर्धारित मार्ग के साथ निकाली जाएगी। हालांकि सोवन चैटर्जी रोड शो शामिल नहीं हो पाए और दिलीप घोष ने कहा कि अपने पिछले अनुभवों से हम जानते हैं कि पुलिस बीजेपी के कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं देती है। सोवन दा का उनके लिए नए पद पर स्वागत करने के लिए यह शांतिपूर्ण रैली है और पुलिस की अनुमति नहीं देने के बावजूद हम रैली निकालेंगे। तो श्रीनगर में 30 दिसंबर को एनकाउंटर हुआ था। इस दौरान मुठभेड़ में 3 युवक मारे गए थे। अब उनके परिवार वालों ने एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर सोमवार को शहर के लाल चौक इलाके में विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने मांग की कि उनके परिजनों के शवों को उनके मूल स्थानों में दफनाने के लिए उन्हें वापस कर दिया जाए। मुठभेड़ में मारे गए एक युवक अतर वानी के पिता मुश्ताक वानी ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने बेटे को बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, लेकिन वह मारा गया था। तो वह सिर्फ 16 साल का लड़का था, कम से कम अब हमें उसका शव दे। तो सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि श्रीनगर के बाहरी इलाकों में स्थित लेवेपुरा में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस के बयान के अनुसार मुठभेड़ 29 दिसंबर की शाम को हुई थी, जब भारतीय सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल इकाई ने एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों के बयान में कहा गया है कि मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी ने पथराव किया और उन पर गोलीबारी की। मारे गए लोगों की पहचान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अजाज मकबूल गनी और अतहर मुश्ताक और शोपिया के जुबैर अहमद लोन के रूप में की गई थी। तो इनमें अतहर 16 वर्षीय कक्षा 11वीं का छात्र था। मृतक की चाची महबूबा कहती है कि हम पुलवामा से आए थे और यह अन्याय है, वे निर्दोष थे, वह किसी के साथ नहीं हुआ होगा। क्या इस तरह की शांति है जो ये लोग चाहते हैं? वह सिर्फ एक लड़का था, उन्हें हमारे बच्चे के शव को वापस करना चाहिए। हमने इसके लिए एक कब्र की तैयारी भी की है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पाल का निधन हो गया है और 59 साल के डॉक्टर पाल ने राजधानी लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली थी। डॉक्टर पाल कोरोना वायरस से संक्रमित थे। वे उच्च रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त थे। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर पाल को लखनऊ ले जाया गया था और वह उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। तो जानकारी के मुताबिक बलिया के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल 26 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। डॉक्टर पाल का बलिया में ही उपचार शुरू हुआ था और डॉक्टर पाल को सांस लेने में तकलीफ अधिक बढ़ गई थी। तो डॉक्टर पाल को तबीयत बिगड़ने पर 29 दिसंबर को उपचार के लिए SGPGI में भर्ती कराया गया था और SGPGI में उपचार के दौरान डॉक्टर पाल ने दम तोड़ दिया था। बलिया के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिनंदन ने कहा कि डॉक्टर पाल को 29 दिसंबर को गंभीर हालत में उपचार के लिए SPGCI में भर्ती किया गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी तक कोरोना के कारण 8,403 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,88,000 के करीब पहुंच चुकी थी। तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। वुडलैंड अस्पताल के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी थी और मेडिकल टीम के एक सदस्य ने बताया, जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी मंगलवार को गांगुली को देखेंगे, इसलिए कल नहीं बल्कि उम्मीद है कि परसों अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाए। तो गांगुली की शनिवार को एंजियोप्लास्टी की गई थी। उन्हें सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा गांगुली अब स्थिर है और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। तो अस्पताल के मुताबिक सौरव गांगुली के दिल की नसों में बाकी ब्लॉकेज के लिए वह होने वाली अगली एंजियोप्लास्टी पर फैसला के बाद उनको रिहा किया जाएगा, क्योंकि वह पहले से काफ़ी बेहतर है और उन्हें घर में आराम करने को कहा गया है। इससे पहले वुडलैंड अस्पताल के 8 सदस्यों की चिकित्सा बोर्ड की मीटिंग आज सुबह 11:30 बजे हुई,
जिसमें सौरव गांगुली के परिवार के सदस्यों के साथ आगे की उपचार योजना पर चर्चा हुई। बोर्ड के सदस्यों ने सौरव गांगुली के मेडिकल रिकॉर्ड और उनके मौजूदा हाल की समीक्षा की और बोर्ड की बैठक के दौरान गांगुली के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और उन्हें आगे की उपचार योजनाओं के बारे में बताया गया था। इलाज करने वाले डॉक्टर गांगुली के स्वास्थ्य की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेंगे और अस्पताल से छुट्टी होने पर घर पर भी उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी प्लान तैयार किए जाएंगे। तो कोरोना का संकट झेल रहे देश के लिए एक और बड़े खतरे की घंटी बजी है। कई राज्यों में सैकड़ों कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू केवल पक्षियों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा है। दिसंबर के आखिर में राजस्थान से शुरू हुआ बर्ड फ्लू का कहर कई राज्यों तक पहुंच चुका है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के झालावाड़ में 25 दिसंबर को सैकड़ों कौवों की मौत हो गई थी और जांच हुई तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद राजस्थान के कई जिलों से पक्षियों की मौत की खबर आने लगी है। इसे देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस देखें तो खास कार्यक्रम और तेज वीडियो के। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।